हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। और आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। और देश भर के अंदर अभी अलग अलग स्टेट्स के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली है या आ चुकी है। और उन वैकेंसीज़ के अंदर अपनी सीट को लेना और सरकारी जॉब को पाना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत बहुत सारी मेहनत करें, जम के मेहनत करें। ऑलराइट, मैं भी आपके साथ हूँ और हम लोग आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, थ्योरी बेस्ड ऑल्सो एज वेल एज ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑल्सो हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो लाइक्स हैं, शेयर्स हैं और जो कमेंट हैं वो हम लोगों को ताकत देते हैं। तो बहुत सारे कमेंट भी कीजिए अच्छे अच्छे, ताकि हम लोगों को भी जोश मिलता है। टीचर को भी क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए। ऑलराइट, सो आज का जो टॉपिक है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ऊपर है। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से टॉपिक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, या आप कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के ऊपर क्वेश्चन है। पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनको भी ज़रूर देखिए। और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, उन सबको देख लेना है। ऑलराइट, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो लेट्स स्टार्ट। एक डेंटल डिजीज़ है, उसके ऊपर क्वेश्चन होता है। डेंटल डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मॉटलिंग ऑफ टीथ। मॉटलिंग ऑफ टीथ का मतलब समझते हो? जैसे ये आप लोगों के टीथ हैं, मान लीजिए ये टीथ हैं, तो मॉटलिंग का मतलब होता है कि टीथ के ऊपर ऐसे येलो स्पॉट्स हो जाते हैं, है ना। ऐसे क्या हो जाते हैं? येलो स्पॉट्स हो जाते हैं, राइट। उसको हम क्या कहते हैं? मॉटलिंग कहते हैं। तो डेंटल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉटलिंग ऑफ टीथ इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। जब ड्रिंकिंग वाटर के अंदर वो एक्सेस के अंदर वो जब केमिकल बॉडी के अंदर आ जाता है तो दांतों के अंदर पीलापन आ जाता है, मॉटलिंग हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि वो दांतों की मॉटलिंग के लिए पानी के अंदर मिलने वाला वो कौन सा एलिमेंट है? निम्न में से किस तत्व को की पीने के पानी में अधिकता के कारण दांतों का चितकबरापन हो जाता है, मॉटलिंग हो जाती है, पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। विशेष तौर से कई सारे इलाके होते हैं जहाँ पर कि ऐसा होता है ना। तो याद रखना कि पानी के अंदर फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है। क्या कहा मैंने? जिस जगह पर पानी के अंदर फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है वहाँ के लोगों के दांत जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनके ऊपर मॉटलिंग हो जाती है, पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों क्या होना चाहिए? फ्लोरीन होना चाहिए। मरकरी, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो क्या होना चाहिए? फ्लोरीन। फ्लोरीन की गड़बड़ी यदि पानी के अंदर है, यदि फ्लोरीन ज़्यादा है तो मॉटलिंग ऑफ टीथ होगी, दांतों के अंदर पीलापन आ जाएगा, वो ऊपर मार्किंग पड़ जाएगी और दुनिया का कोई डेंटिस्ट नहीं है जो उसको साफ़ कर सके। क्यों? क्योंकि वो अंदर तक मॉटलिंग हो जाती है। तो फिर उसका एक ही सोल्यूशन है, या तो आप उसके ऊपर कैपिंग करवाओ या जो भी कुछ है, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, आपको मालूम है जठर रस का संवेदन है ना, जठर रस का संदमन, है ना, संदमन कहेंगे हम इसे, जठर रस का संदमन। संदमन मतलब रोकने वाला, ठीक है। जठर रस का संदमन, संदमन मतलब रोकने वाला। संदमन, संदमन किसके द्वारा किया जाता है? जठर रस का संदमन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब आपको मालूम है गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर रिलीज होता है, तो स्टमक के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो कि गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को रोकेगी? जो जठर रस के स्रावन को कौन रोकता है? तो कोलिसिस्टोकाइनिन नहीं। कोलिसिस्टोकाइनिन कभी भी गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को रोकेगा नहीं। पेनक्लोजामिन भी नहीं रोकता है। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन तो और गैस्ट्रिक जूसेस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, ये भी नहीं होगा। इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन, तो इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन इज डन बाय एंटीरोगेस्टेरोन, है ना। एंटीरोगेस्टेरोन जो है वो हमेशा गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को रोकेगा, उसकी वजह से स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन नहीं हो पाएगा। कोशिकाएं जो यकृत से गुजरने वाले क्षतिग्रस्त श्वेत व लाल रक्त कोशिकाओं को, जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। द सेल्स विच डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पासिंग फ्रॉम द लिवर। मतलब वो पूछ रहा है कि ऐसी कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं हैं यकृत के अंदर जो क्षतिग्रस्त श्वेत कोशिकाओं, जो क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं, है ना, जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों को क्या करती है? नष्ट करती है ना। लाल रक्त कोशिकाओं और जीवाणु
राइट। जीवाणु तथा शुष्क जीवों को नष्ट करती है। तो लिवर के अंदर आरबीसी को नष्ट करने वाली, मतलब जो वॉर्न आउट यानी कि क्षतिग्रस्त जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, क्षतिग्रस्त आरबीसी है, जीवाणु है ना, और दूसरे जो शुष्क जीव हैं उनको नष्ट करने वाली कोशिकाएं। तो यकृत में तो एक ही कोशिका होती है दोस्तों, और उसका नाम क्या है? कुफर सेल्स। उसका नाम क्या है? कुफर सेल्स। तो बीटा सेल्स नहीं होगा, टी सेल्स नहीं होगा, कुफर सेल्स होगा। ऑक्जेंटिक सेल्स तो HCl सेक्रेट करती है, स्टमक के अंदर होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कुफर सेल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12? देखिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विटामिन B12 में निम्न धातु होता है। तो विटामिन B12 के अंदर क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तभी तो इसको हम क्या कहते हैं? साइनोकोबालेमीन। साइनोकोबाल एमीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट होता है। कहाँ है? देखो कोबाल्ट। तो कौन सा मेटल होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 के अंदर कौन सा मेटल होता है? तो कोबाल्ट होता है, इसीलिए तो उसको साइनोकोबालेमीन कहते हैं। फाइंड आउट द करेक्टली मैच्ड पेयर। सही जोड़ा चुनिए। पेप्सिनोजन जाइमोजन सेल से सिक्रीट होता है। पेप्सिनोजन जाइमोजन सेल से सिक्रीट होता है। हाँ, स्टमक के अंदर जाइमोजेनिक सेल्स होती है जो कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सिक्रेशन करती है। HCl गॉबलेट सेल से सिक्रीट होता है। HCl गॉबलेट सेल से सिक्रीट होता है? नो, HCl तो ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है। म्यूकस ऑक्जेंटिक सेल से रिलीज होता है? नो, म्यूकस जो है वो तो म्यूकस नेक सेल से स्रावित होता है, तो ये भी नहीं होगा। पेनक्रेटिक जूस जो है वो सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अरे भाई, सलेवरी ग्लैंड से तो सलेवा रिलीज होता है, पेनक्रेटिक जूस थोड़ी रिलीज होता है। तो करेक्टली मैच्ड पेयर है कि पेप्सिनोजन जो होता है वो जाइमोजन, पेप्सिनोजन जो है वो स्टमक के अंदर मिलने वाली जाइमोजेनिक सेल से सिक्रेट होता है। तो फर्स्ट वाला जो है वो परफेक्ट है, फर्स्ट वाला परफेक्ट है। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड वास्तव में विटामिन सी है। एस्कॉर्बिक क्या है? विटामिन सी है। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड है, प्रबल अकार्बनिक अम्ल है? नो। क्या एस्कॉर्बिक एसिड एक हार्मोन है? नहीं। एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन है? हाँ है। कौन सा? विटामिन सी है। क्या ये एंजाइम है क्या? नो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड इज अ विटामिन। एस्कॉर्बिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन सी कहते हैं उसको। बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट समझते हो? बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स मिलते हैं, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट एक तरीके के बाइल सॉल्ट्स हैं, और ये वसा का पायसीकरण करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। वसा का पायसीकरण का मतलब है वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलना, यानी कि कन्वर्जन ऑफ बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। तो ब्रेक डाउन पॉलीपेप्टाइड चेन? नहीं। इमल्सिफाई फैट्स एंड सोल्युबलाइज देम। वसा के पायसीकरण और उनको घोलने में के लिए? बिल्कुल सही है। डाइजेस्ट फैट्स? नो। इमल्सिफाई करते हैं फैट को, वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलते हैं बाइल सॉल्ट्स, और बाइल सॉल्ट्स हमेशा बाइल जूस के अंदर होते हैं। हेल्प ब्रेक डाउन पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से तो लेने देना है ही नहीं। तो ये बाइल सॉल्ट जो है वो फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं, उनको सोल्युबलाइज करते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो है 7th का वो कौन सा होगा? सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्युबल विटामिन? फैट सोल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो ए, डी, ई और के, है ना। एंड इज रिलेटेड टू एंड इट्स रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा घुलनशील विटामिन है और उनसे संबंधित अभाव रोग? तो कैल्सीफेरोल जो देखिए, रेटिनोल जो है वो क्या है? विटामिन ए है, और उसकी डेफिशिएंसी से ज़ेरोप्थेल्मिया हो जाता है। ज़ेरोप्थेल्मिया, हाँ बिल्कुल सही है, ज़ेरोप्थेल्मिया होता है। कोबालेमिन से बेरीबेरी हो जाता है। कोबालेमिन, कोबालेमिन मतलब साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन तो विटामिन B12 होता है। कोबालेमिन तो विटामिन B12 होता है, उससे तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, बेरीबेरी थोड़ी होता है। कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल क्या है? विटामिन D2 है, और उससे पेलिग्रा हो जाता है? नहीं। कैल्सीफेरोल से तो बच्चों में रिकेट्स और बच्चों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया वगैरह हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों विटामिन सी है, तो विटामिन सी फैट सोल्यूबल थोड़ी हुआ, विटामिन सी तो वाटर सोल्यूबल हुआ। तो अपने से तो पूछा है कि फैट सोल्यूबल पूछा है, तो ये तो होने से रहा। तो केवल एक ही सही है कि रेटिनोल यानी कि विटामिन ए की कमी से ज़ेरोप्थेल्मिया हो जाता है। तो यस, 8वें का जो आंसर है
वो पहला बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट, लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स डिस्ट्रॉय। आपको मालूम होना चाहिए कि लाइसोजाइम जो होता है वो हमारे लार के अंदर और टीयर्स के अंदर होता है। तो वो किसको डिस्ट्रॉय करता है? सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ऑफकोर्स जीवाणुओं को नष्ट करने वाला होता है, वायरसेस को नहीं। लाइसोजाइम में हम कभी भी नहीं पढ़ाते हैं कि वो वायरसेस को नष्ट करता है। मोस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल, अधिकांश विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। नो, सर्टेन फंजाई नो। हमेशा याद रखना, लार के अंदर और आंसुओं के अंदर, आंसुओं में पाया जाने वाला लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है और वो कई अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। तो 9th का आंसर परफेक्ट जो है वो फर्स्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रीचेज द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। मतलब आपको कुछ जोड़े दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो कि मनुष्य के आमाशय में पूर्ण रूप से अपचित अवस्था में पहुंचता है। तो देखो, डाइजेशन 3 ही जगह पे होता है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर और बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी के अंदर स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है, तो वो कह रहा है कि टोटली अनडाइजेस्टेड स्वरूप में कौन पहुंचेगा? तो मंड तो पहुंचने से रहा, क्योंकि उस 30% जो स्टार्च का डाइजेशन है वो तो बकल कैविटी में हो जाता है। वो तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा आपको जोड़ा दे रखा है, युग्म दे रखा है जो आमाशय के अंदर अपचित पहुंचता है। तो फैट और सेल्यूलोज, फैट और सेल्यूलोज, फैट और सेल्यूलोज, स्टार्च और सेल्यूलोज। तो देखो, स्टार्च और सेल्यूलोज तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्टार्च तो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाता है और वापस यहाँ पर भी स्टार्च दे रखा है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि 3 जगह पर स्टार्च है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो स्टार्च तो बकल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो बचा कौन? वसा तथा सेल्यूलोज, है ना। वसा और सेल्यूलोज, है ना, कि वसा और जो सेल्यूलोज है, फैट और सेल्यूलोज, क्योंकि फैट और सेल्यूलोज जो होते हैं वो अपचित यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि सेल्यूलोज का डाइजेशन वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो है वो परफेक्ट है, फैट और सेल्यूलोज। 10th का आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट है, फ्रक्टोज का अवशोषण आंत्र की श्लेष्मा कोशिकाओं में से होकर रक्त में किस क्रियाविधि के द्वारा होता है? फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब इनटू ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय प्रोसेस कॉल्ड। फ्रक्टोज का अवशोषण आंत्र की जो श्लेष्मा कोशिकाएं होती है, आंत्र की श्लेष्मा कोशिकाओं में से होकर रक्त में किस क्रियाविधि के द्वारा होता है? देखो भाई, अलग अलग विधियां होती है। कोई सब्सटेंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, कोई डिफ्यूजन से होता है, कोई फैसिलिटेड डिफ्यूजन से होता है, यानी कि विसरण से या सुसाध्य विसरण से या सक्रिय ट्रांसपोर्ट से। तो फ्रक्टोज का अवशोषण आंत्र की श्लेष्मीय कोशिकाओं से होकर रक्त में किस क्रियाविधि के द्वारा होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नो, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हाँ। आपकी बुक्स में भी जाके देखना कि फ्रक्टोज जो एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर म्यूकोसा सेल्स, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा सेल्स के थ्रू होकर, वो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट से होता है। सिंपल डिफ्यूजन से फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है और को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म सा परिवहन क्रियाविधि नहीं। फ्रक्टोज का दोस्तों जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट से होता है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमेशा किसी की मदद से होता है, बिना किसी की मदद से नहीं। मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स की मदद से फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है, सुसाध्य ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट केवल सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन से होता है, सुसाध्य विसरण से होता है, जिसमें कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वगैरह की मदद ली जाती है। तो 11th का आंसर सेकंड होगा। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन्स, इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? नवजात शिशुओं के गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा? तो न्यूक्लियस, पेप्सिनोजन और लाइपेज। पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन। देखो, रेनिन बच्चों के अंदर होता है तो हम ऑप्ट कर सकते हैं। अमाइलेज, रेनिन और पेप्सिनोजन, अमाइलेज, रेनिन और पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन, और माल्टेज, पेप्सिनोजन और रेनिन, है ना। तो देखो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन्स, तो पहला वाला तो ये तो होगा नहीं, राइट। पेप्सिनोजन होता है, लाइपेज जो है वो होता है और रेनिन भी होता है। तो सबसे सटीक जो बैठता है वो इसका सेकंड वाला ऑप्शन होता है। शिशु के गैस्ट्रिक रस में क्या क्या होते हैं? पेप्सिनोजन होता है डेफिनेटली, लाइपेज होता है और क्या होता है? रेनिन होता है, राइट। ये जो बाकी माल्टेज, पेप्सिनोजन, रेनिन, तो इसमें माल्टेज जो दे रखा है वो गलत दे रखा है, ठीक है। तो 12th का आंसर जो है वो सेकंड होना चाहिए, परफेक्ट। मानव में प्राथमिक दंत विन्यास स्थायी दंत विन्यास से इस नाते भिन्न होता है कि प्राथमिक दंत विन्यास में निम्नलिखित कौन से प्रकार के दांत नहीं होते? देखिए, ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइफाइडोंट होता है, एक दूध के दांत होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं।
तो प्राइमरी डेंटेशन जो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो डिफर करता है परमानेंट डेंटेशन से इन नॉट हैविंग द फॉलोइंग टीथ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2102/2102 ये बच्चों का, इन्फेंट्स का क्या होता है, डेंटेशन होता है। तो इसके अंदर आप देखो ये क्या चीज़ है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि कृंतक, रद्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो इसमें से कौन से प्राइमरी डेंटेशन जो लिखा है मैंने उसमें कौन से टीथ नहीं है? तो प्राइमरी डेंटेशन के अंदर जो टीथ नहीं होते हैं वो प्रीमोलर्स होते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना, अग्रचवर्णक। ये यहाँ पर प्रीमोलर्स एब्सेंट है। तो मोलर्स, इंसीजर और कैनाइन तो होते हैं, लेकिन जो नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? अग्रचवर्णक। क्यों? क्योंकि जब परमानेंट टीथ बन जाता है तो 2123/2123 ये हो जाता है, तो फिर तो क्या हो जाते हैं, ये प्रीमोलर्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट होता है, जब उसमें दांत निकलते हैं तो उसके अंदर प्रीमोलर टीथ नहीं होते हैं, यानी कि उसके अंदर अग्रचवर्णक दांत नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना है। एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सकस एंटेरिकस। आप जानते हो सकस एंटेरिकस क्या होता है? सकस एंटेरिकस का मतलब होता है आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल जूस, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। वह एंजाइम जो सकस एंटेरिकस में मौजूद नहीं होता, सकस एंटेरिकस में जो नहीं होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज और माल्टेज। देखो माल्टेज तो डैम श्योर होता है, लाइपेज भी होता है, न्यूक्लियोसाइडेज भी होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पेनक्रिएटिक जूस में होता है दोस्तों, है ना। ये किस में होता है? पेनक्रिएटिक जूस के अंदर या अग्नाशयी रस के अंदर होता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम सकस एंटेरिकस में मौजूद नहीं है, तो नहीं तो कौन सा? न्यूक्लियस है। बाकी सब तो होते हैं, न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस दोस्तों पेनक्रिएटिक जूस में होता है, न कि किसमें? सकस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस में। याद रखोगे? 14 का आंसर क्या है? 1 देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखनी है। रियल टाइम एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार सिलेक्शन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन की भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने हाथ से क्वेश्चंस गुजरेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ये बात पत्थर की लकीर समझ के एक बार दिमाग में सेट कर लो। ऑलराइट, अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन क्लियर है ना, आंसर न्यूक्लियस होगा। 15वां, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम। आपको मालूम है कि ड्यूडेनम के अंदर, ये ड्यूडेनम है और यहाँ पर हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट आकर खुलती है, राइट। तो ये ग्रहणी है, राइट, और यहाँ पर हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट आकर खुल रही है, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट यहाँ पर आकर खुल रही है। तो भैया हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट यहाँ पर आकर खुल रही है, तो जहाँ पर वो खुल रही है तो वहाँ पर क्या होता है? हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट जहाँ पर आकर खुलती है, राइट, तो वहाँ पर एक कंट्रोल करने के लिए एक वॉल्व होता है, एक अवरोधनी होती है, उसको बोलते हैं ओडाई की अवरोधनी। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है वो किसमें भाई? हेपेटोपेनक्रिएटिक की वाहिनी के ग्रहणी में खुलने वाले रंध्र की देखभाल करती है। कौन सी संरचना? क्या कहा मैंने? डेट इज हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट की वाहिनी, ठीक है ना। हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट मतलब कि यकृत, हेपेटो मतलब यकृत अग्नाशयी वाहिनी, यकृत अग्नाशयी वाहिनी। ऑलराइट, हम क्या करेंगे? यकृत अग्नाशयी वाहिनी, यकृत, ऑलराइट, क्या करेंगे इसको? यकृत अग्नाशयी वाहिनी को कंट्रोल कर रही है। तो जो कंट्रोल करने वाली है दोस्तों वो कौन सी है? दैट इज, यहां पर स्पिंक्चर ऑफ ओडाई होता है, ये ओडाई की अवरोधनी। सेमिल्यूनर वॉल्व तो हार्ट में होते हैं, कोई लेना देना ही नहीं है। इलियोसिकल वॉल्व वहां पर होता नहीं है और पाइलोरिक स्पिंक्चर वहां पर नहीं होता है, ठीक है। तो बेस्ट आंसर जो है वो कौन सा है? स्पिंक्चर ऑफ ओडाई, ओडाई की अवरोधनी होती है। 15 का आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट, इन द स्टमक गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस को कौन सिक्रेट करते हैं? इन स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय। गैस्ट्रिक एसिड, इसका मतलब वो जठर अम्ल की बात कर रहा है, मतलब HCl की बात कर रहा है। तो भैया HCl तो सिक्रेट करने वाली एक ही सेल होती है, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल। तो अपने को ऑप्शन में देखना है कि ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल है या नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl, तो HCl सिक्रेट करने, इनडायरेक्ट रूप में पूछ रहा है वो कि
गैस्ट्रिक एसिड को कौन सेक्रेट करती है? तो एसिडिक सेल्स, नो, ऐसी कोई सेल्स नहीं होती। गैस्ट्रीन सेक्रेटिंग सेल, नो। यस, भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका, या यहाँ पर ये भी हो सकता था ऑक्जेंटिक सेल। ऑप्शन के अंदर ऑक्जेंटिक सेल्स हो तो ऑक्जेंटिक सेल्स पे टिक करके आओगे। ऑक्जेंटिक सेल्स को या पैरेटल सेल्स को एक ही चीज़ है। और पेप्टिक सेल्स तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सिक्रीशन करती है, तो ये भी नहीं होगा। तो गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl का सिक्रीशन करने वाली ऑक्जेंटिक या पैरेटल सेल होती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, विच हार्मोन्स डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट? आपको यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि अग्नाशयी रस और बाइकार्बोनेट को उत्पादित कौन करती है ना। मतलब ऐसी कौन से हार्मोन है जो पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं? तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं। इंसुलिन का तो कोई लेना देना ही नहीं है अग्नाशयी रस से और बाइकार्बोनेट से, ठीक है। ग्लूकागोन का भी लेना देना नहीं है। एंजियोटेंसिन और एपिनेफ्रिन नहीं। एंजियोटेंसिन जो है वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड वहाँ पर है, और एपिनेफ्रिन जो है वो अलग है इमरजेंसी के वक्त में। गैस्ट्रीन और इंसुलिन, गैस्ट्रीन तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को प्रेरित करता है, तो वो भी नहीं होगा। कोलिसिस्टोकाइनिन, हाँ, कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, और सिक्रेटिन, यस, बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को प्रेरित करता है। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलिसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को, और सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है किसको? बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को। तो 17 का आंसर फोर्थ परफेक्ट है। विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबरकुम सिक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम? आप सब जानते हैं कि लाइसोजाइम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। तो वो पूछ रहा है कि लिबरकुन की जो दरारें होती है, लिबरकुन प्रगुहिका की कौन सी सेल्स, लिबर क्रिप्स ऑफ लिबरकुम में कौन सी सेल्स ऐसी है जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम को सिक्रेट करती है? तो पहले तो ये जान लो कि क्रिप्स ऑफ लिबरकुम है कहाँ। तो आपकी आंत के अंदर ये तो विलाई हो गई दोस्तों, रसांकुर हो गए, ये जो है वो तो रसांकुर हो गए, और रसांकुरों के बीच बीच में ये जो है यहाँ पर क्या होती है? क्रिप्स ऑफ लिबरकुम होती है, यानी कि लिबरकुम की दरारें होती है। और लिबरकुम की दरारों के अंदर स्पेशल सेल्स होती है जिसको कि अपने बोलते हैं, दैट इज जो सेल्स होती है वो होती है पेनेट सेल्स। और वो पेनेट सेल्स जो होती है वो हमेशा लाइसोजाइम का क्या करती है? स्थापन करती है। पेनेट सेल भूलना मत, पेनेट सेल्स जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई के बीच बीच में जो क्रिप्स ऑफ लिबरकुम होती है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुम में जो स्पेशल सेल्स होती है उनका नाम है पेनेट सेल्स, राइट। वो पेनेट सेल्स जो होती है वो क्या करती है? लाइसोजाइम का सिक्रीशन करती है। और आप सब जानते हैं कि लाइसोजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा कि लाइसोजाइम हमारी बॉडी के अंदर 3 जगह पर है। आंखों से निकलने वाले आंसुओं के अंदर, राइट, अपने सलाइवा के अंदर, और एक इंटेस्टाइन के अंदर जो पेनेट सेल्स होती है वहां पर भी लाइसोजाइम सिक्रेट होता है। और तीनों की तीनों क्या है? एंटीबैक्टीरियल है, ताकि अपनी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाए तो उसको ये क्या कर दे? लाइसोजाइम किल कर दे। 18वें का सेकंड ऑप्शन क्लियर है भैया, जस्टिफाइड है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आर यू गेटिंग? आपका एग्जाम्स में कभी कभी सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, तो अपने कॉन्सेप्ट को सॉलिड बनाइए, राइट, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटेशन? मानवों के अंदर दंत विन्यास को वर्णित करने के लिए क्या क्या टर्म्स होते हैं? थिकोडोंट, डाइफाइडोंट, होमोडोंट। देखो भाई, घर्तदंती और द्विबारदंती तो होता है, समदंती नहीं होता है, हमारे अंदर हेटेरोडोंट होता है। प्लूरोडोंट, पार्श्वदंती, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये हो ही नहीं सकता है। डाइफाइडोंट तो होता है, विषमदंती होता है, लेकिन अपने अंदर प्लूरोडोंट नहीं होता। फिर वो कह रहा है प्लूरोडोंट फिर से पार्श्वदंती, नो, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये नहीं होता है। थिकोडोंट घर्तदंती, हमारे दांत घर्तों के अंदर धसे हुए हैं, हाँ है। डाइफाइडोंट 2 बार निकलते हैं, एक दूध के दांत और एक परमानेंट दांत, हाँ। हेटेरोडोंट 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चर्णक, यस। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो परफेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एफएडी इज अ कोएंजाइम। एफएडी का फुल फॉर्म जानते हो? एफएडी बोलते हैं दोस्तों फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ कोएंजाइम। ये एक सह एंजाइम है ना। एफएडी एक सह उत्प्रेरक और सह एंजाइम है, और ये किससे डिराइव होता है? हमेशा याद रखना, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है
वो डिराइव किससे होता है? राइबोफ्लेविन से, ऑफ कोर्स राइबोफ्लेविन से, B2 से, विटामिन B2 से, विटामिन B12 से नहीं, थाइमिन से भी नहीं और नियसिन से भी नहीं। FAD एक कोएंजाइम है जो कि डिराइव होता है राइबोफ्लेविन से या B2 से, है ना, विटामिन B2। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। FAD इज अ कोएंजाइम, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। FAD एक कोएंजाइम है और किससे डिराइव होता है, राइट? तो ये राइबोफ्लेविन से डिराइव होता है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको एक कॉम्बिनेशन दिया गया है, आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा सही। पेनित कोशिकाएं पेप्सोजन स्थापित करती है? नहीं, अभी जस्ट दोस्तों पढ़ा था पेनित सेल्स तो लाइजोजाइम स्थापित करती है। अपने को तो करेक्ट करना है, तो ये तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया। पेरेटल सेल सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑफ कोर्स स्टमक के अंदर पेरेटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स होती है, वो हमेशा HCl सेक्रेट करती है, ये तो सही है, अपने को करेक्ट ही निकालना है। अर्जेंटिफिन सेल सेक्रेट म्यूकस, अर्जेंटिफिन कोशिकाएं श्लेष्मा स्थापित करती है, गलत। अर्जेंटिफिन सेल्स कभी भी श्लेष्मा स्थापित नहीं करती है, श्लेष्मा तो म्यूकस नेक सेल या श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं के द्वारा स्थापित होता है, म्यूकस नेक सेल से सेक्रेट होता है। चीफ सेल सेक्रेट गैस्ट्रीन, चीफ सेल्स, तो चीफ सेल्स गैस्ट्रीन को सेक्रेट करती है, चीफ सेल्स थोड़ी कोई गैस्ट्रीन को, चीफ सेल्स जो है वो तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सेक्रेशन करती है, ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट है कि जो पेरेटल सेल्स होती है वो स्टमक के अंदर HCl का सेक्रेशन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन करती है। 21वें का दूसरा सही है। pH ऑफ स्टमक इज 1.6। आपको मालूम है कि हमारे स्टमक का जो pH है 1.6 से लगाकर 2 के बीच में होता है, तो यहाँ पर वो दे रहा है कि स्टमक का pH 1.6 है, तो वो पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है वो फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो भैया एंजाइम्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर pH के ऊपर ही काम करते हैं, और दोस्तों अपने स्टमक के अंदर जो एसिडिक pH है उसके ऊपर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक ही एंजाइम है, और वो है जो कि उस 1.5 से 2 pH पर या 1.8 तक, 1.6 से 1.8 pH या 2 तक अधिकतम काम करता है, उसका नाम है पेप्सिन। देखो कहाँ पर है, ये रहा पेप्सिन। क्योंकि एंजाइम्स आर वेरी मच सेंसिटिव टू pH, आप पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर pH के ऊपर ही काम करता है, तो स्टमक के अंदर पेप्सिन उस एसिडिक pH के ऊपर काम करेगा, इसलिए हमने सेकंड को ऑप्ट किया है। नेक्स्ट, पैरोटिड लार ग्रंथि उपस्थित होती है। जानते हो ह्यूमन बींग्स के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होती है, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड होती है, एक सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है और एक सबलिंगुअल होती है। तो सबलिंगुअल तो टंग के नीचे होती है, सब मैक्सिलरी जॉ एंगल के ऊपर होती है, और पैरोटिड ग्लैंड अपने कानों के नीचे होती है, यहाँ पर कानों के नीचे। तो जीभ के नीचे होती है क्या? नहीं, जीभ के नीचे तो सबलिंगुअल होती है। कान के नीचे ऑफकोर्स पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे होती है। इन द एंगल बिटवीन 2 जॉज वो तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, और बिलो द आई ऑर्बिट्स वो तो इंफ्रा ऑर्बिटल सैलिवरी ग्लैंड होती है, जो कि अपने ह्यूमन बींग्स में तो होती नहीं है। तो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड हमारे कानों के नीचे होती है, तो आंसर 23 का कौन सा हो गया? दूसरा। ब्रूनर्स ग्लैंड सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो, याद रखना ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में होती है, ग्रहणी के अंदर होती है और म्यूकस सेक्रेट करती है, ये बात सेट कर लो। तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होती है? छोटी आंत्र की अग्र शुद्धांत्र में, जेजुनम के अंदर, नो। ये इलियम के अंदर, शुद्धांत्र के अंदर, नहीं। ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में होती है, ग्रहणी में होती है, हाँ होती है। और क्या सेक्रेट करती है? श्लेष्मा का स्थावन। फंडिक रीजन ऑफ स्टमक, स्टमक में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में होती है दोस्तों, और म्यूकस का सेक्रेशन करती है। नेक्स्ट, पेनक्रेटिक एमाइलेज एक्ट्स ऑन। एमाइलेज हमेशा स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है। एमाइलेज हमेशा किसके ऊपर एक्ट करेगा? स्टार्च के ऊपर। प्रोटीन लिपिड डाइसेक्राइड नहीं, स्टार्च के ऊपर ही एक्शन करेगा, है ना। किसके ऊपर एक्शन करेगा? पेनक्रेटिक एमाइलेज हमेशा स्टार्च के ऊपर एक्शन करता है। ऑप्टिमम पीएच फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन कहाँ पर होता है? स्टमक के अंदर, है ना। तो उसके लिए ऑप्टिमम पीएच कितना होगा? तो 1.5 से 2 तक होना चाहिए, क्योंकि एसिडिक पीएच के ऊपर ही पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन के ऊपर HCl क्रिया करेगा, पेप्सिनोजन बदलेगा पेप्सिन के अंदर, और फिर पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो इसमें से जो सबसे सटीक है वो एसिडिक पीएच होती है स्टमक के अंदर, तो 1.5 to 2 होती है। नेक्स्ट, विच फैट सोल्यूबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। आप फैट सोल्यूबल विटामिन 4 होते हैं, A, D, E और K, और जो रक्त स्कंदन से संबंधित होते हैं, रुधिर के स्कंदन से संबंधित होता है, वो एक ही है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन K है। ये रहा, विटामिन K इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक का अग्रभाग जिसमें इसोफेगस ओपन होती है। तो स्टमक के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक।
स्टमक के जिस भाग के अंदर ईसोफेगस यानी कि ग्रास नाल आकर खुलती है दोस्तों, उसको कार्डियक भाग कहते हैं। इस तरीके से आपने सुना होगा ऐसा, ये स्टमक है। तो जिस जगह पर आकर ये ईसोफेगस ओपन हो रही है, तो ये वाला जो भाग हो गया, ये कौन सा भाग होता है? कार्डियक। तो कार्डियक भाग होना चाहिए। क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, लेक्टियल्स टेक पार्ट्स इन, हमेशा याद रखना लेक्टियल जो होती है वो फैट के एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करती है। लेक्टियल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। लेक्टियल भाग लेती है दूध के पाचन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में यस, लैक्टिक एसिड के डाइजेशन में नो, वसा के अवशोषण के अंदर, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। नेक्स्ट, लेक्टियल्स आर सेंट्रल लिम्फ वेसल्स विच आर फाउंड इन, लेक्टियल्स आर सेंट्रल लिम्फ वेसल्स विच आर फाउंड इन। देखो लेक्टियल्स कहाँ होती है पहले मैं बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाए। ये इंटेस्टाइन के अंदर, ये क्या है? विलाई है। और विलाई के अंदर ये देख रहे हो, ये लेक्टियल्स है, राइट। और ये फैट का क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है। तो हमेशा लेक्टियल्स विलाई के अंदर स्थित होती है, रसांकुरों के अंदर स्थित होती है। लेक्टियल्स केंद्रीय लसिका वाहिनियाँ होती है, लिम्फ वेसल्स होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? यकृत में, पेनक्रियाज में, विलाई में, हाँ मतलब रसांकुरों के अंदर, और स्प्लीन में नहीं। तो कौन सा हो गया अपना? विलाई आंसर हो गया ना भाई, विलाई के अंदर हमेशा, क्योंकि ये क्या विलाई तो है। इज इट क्लियर? तो कहाँ पर होगी? विलाई के अंदर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के ऊपर करने में कमांड होना चाहिए। और आज के जो क्वेश्चंस थे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर थे, यानी कि पाचन तंत्र के ऊपर थे। बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको जाके देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ऑलराइट, तो बस आप वीडियोस के ऊपर कमेंट भी कीजिए, यही हमारी ताकत है, यही हमारा मोटिवेशन है। ऑलराइट, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जितने भी जो नीडी लोग हैं उनको आप लिंक भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में लाभ पहुँचे। ऑलराइट, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।